हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 5 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन 3 एरियाज। पहली बार इंडिया और चाइना के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के बीच मीटिंग की जानी है जो एलएसी पर अभी करंट स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 3 एरियाज में यहाँ पर फोकस किया जाएगा। अभी तक जो है मिलिट्री लेवल पर ये डिस्कशन चल रहा था और लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे अब पहली बार बातचीत की जाएगी, जिससे कि ये जो 1 महीने पुराना जो डिस्प्यूट शुरू हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उसको रिजॉल्व किया जा सके और दोनों सेनाओं के बीच उसी स्थिति को वापस हासिल किया जा सके जो 5 मई से पहले थी। और ये जो डिस्कशन है ये 5 मई से जो पहले बॉर्डर पे स्थिति थी उसको बनाने के लिए किया जाएगा। जिन 3 एरियाज़ की यहाँ पर बात की गई है इन 3 एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा। वो एरियाज़ है गालवान एरिया, जो गालवान रिवर वैली हमने पढ़ा था। गालवान रिवर वैली हॉट स्प्रिंग एरिया है, हॉट वाटर एरिया है गालवान एरिया, पेंगोंग सो लेक और डोगरा। तो 3 एरिया हैं, गालवान एरिया, पेगोंग सो लेक और डोगरा। इन 3 एरियाज़ में फोकस किया जाएगा और इन पे डिस्कशन किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीट में। इस मीट में कुछ एजेंडा फोकस में लिए गए हैं। वो एजेंडा है कि किस तरह से रिसेंट में फोर्स का यूज़ किया गया बॉर्डर फोर्सेस के द्वारा ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, गेटिंग बैक टू पोजीशन बिफोर May 5। May 5 से पहले जो फोर्सेस की पोजीशन थी उसी पोजीशन पर फोर्सेस को वापस भेजा जाए और उसके बाद चाइना के जो ट्रूप्स का बहुत बड़े लेवल पे इंडक्शन देखा गया था एलएसी के रीजन के आसपास, उसको डी इंडक्ट किया जाए। तो ये 3 मेजर मुद्दे होंगे जिनके बेसिस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीट की जानी है। रिसेंट यूज़ ऑफ फोर्सेस, गेटिंग बैक टू द पोजीशन बिफोर May 5 और एंड सब्सिक्वेंट डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स बाय चाइना। तो इन पे बात की जाएंगी। जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेवल की जो टॉक है वो ऑलरेडी चल रही थी और उसके बाद अब पहली बार फर्स्ट एवर मीट की जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पे। पेगोंग सो लेक की यहाँ पर बात की गई है। पेगोंग सो लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में चाइना की आर्मी काफ़ी ज़्यादा नंबर में पहुँच गई है। अगर हम पेगोंग सो लेक की ज्योग्राफी को देखें तो इस तरह से लेक है। इसमें जो एलएसी है वो इस लेक को डिवाइड करती है, जिसमें करीब 1/3 एरिया इंडिया के ऑक्यूपेशन में है और बाकी का एरिया चाइना की टेरिटरी में आता है। ये 134 से 135 किलोमीटर लंबी लेक है और इसके नॉर्थ साइड में बैरन माउंटेन्स हैं। इन माउंटेन्स की जो आकृति है या जो लैंडस्केप है वो फिंगर की तरह का है, इसलिए इस एरिया को फिंगर एरियाज भी बोला जाता है। करीब 8 फिंगर है यहाँ पे और इंडिया क्लेम करता है, इंडिया के द्वारा जो क्लेम है वो है कि 8th फिंगर तक इंडिया का एरिया है, लेकिन एक्चुअल में इंडियन ट्रूप्स के द्वारा 4th फिंगर तक ही एरियाज कवर किए जाते हैं। और अगर चाइना की बात हम सुने तो चाइना कहता है कि 2nd फिंगर तक उसका एरिया आता है। तो चाइना कोशिश करता है कि 2nd फिंगर तक का सारा एरिया वो अपने अधिकार में ले ले, लेकिन इंडिया का क्लेम है 8th फिंगर तक का एरिया इंडिया का है। तो इसी कारण से ये पूरा डिस्प्यूट बना हुआ है। तो चाइना बार बार जो फिंगर 4 है, जो एक्चुअल कंट्रोल है, जिसका फिंगर 4 तक इंडिया का एक्चुअल में कंट्रोल है, तो वहाँ पर बार बार आके चाइनीज ट्रूप्स उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया फिंगर 2 से फिंगर 8 के बीच का एरिया, ये डिस्प्यूट का बड़ा कारण बना हुआ है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में भी सेम यही चीज़ बताई गई है कि जो भी चाइनीज ट्रूप्स थे वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट थे एट फिंगर 4 एरिया। इंडिया होल्ड्स 1/3 ऑफ 135 किलोमीटर लेक, 135 किलोमीटर लंबी लेक का 1/3 एरिया इंडिया के अधिकार में है, बाकी एरिया चाइना के टेरिटरी में आता है। इंडिया एंड चाइना ने 23 डिस्प्यूटेड और सेंसिटिव एरियाज की लिस्ट बनाई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग। तो इस लिस्ट में बोथ गालवान इन लद्दाख एंड नाकुला पास इन सिक्किम डू नॉट फिगर ऑन द लिस्ट। तो चाइना और इंडिया दोनों ने मिलकर जो 23 डिस्प्यूटेड एरिया आज के टाइम में चल रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच, उनकी लिस्ट बनाई है। उसमें ना तो गालवान एरिया है और ना ही नाकुला पास। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोराटोरियम। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से क्वेश्चन पूछा है कि जो मोराटोरियम के दौरान बैंकों के द्वारा लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है और अभी भी इंटरेस्ट ये कंटिन्यू है, तो उसका क्या लॉजिक है। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई से पूछा गया है। कल इस केस में आरबीआई की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया था। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया था
कि जो भी लॉकडाउन के टाइम में मोरेटोरियम लाया गया है 3 महीने का, और जो मोरेटोरियम अब 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है, उस दौरान जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, वेव ऑफ नहीं किया जा सकता, वो केवल डिफर किया गया है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है इस पर बैंकों की वाइबिलिटी चलती है, बैंकों का जो बिजनेस है उसी के बेसिस पे चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से उसी रेगुलेटरी पैकेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि अगर लॉकडाउन के फेज में भी इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाना है लोगों के द्वारा अपने अपने लोन पे, तो किस तरह का रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने, आरबीआई ने लोगों को दिया है, तो इसमें किस तरह का रिलीफ है इसके बारे में जस्टिफिकेशन दिया जाए। एक तरफ तो आप मोरेटोरियम लगाते हो लोन के पेमेंट का, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कोई वेव ऑफ नहीं है, तो ये डेट्रीमेंटल हो सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल केस में ये सुनवाई करते हुए रिएक्ट किया कि जो भी आरबीआई का रेगुलेटरी पैकेज है, और ये आरबीआई से बोला है कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन लाया जाए, थोड़ी जस्टिफिकेशन इसके बारे में दिया जाए, बिकॉज अगर लोन इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा तो लोगों को किस तरह का रिलीफ दिया गया है। यहाँ पर 2 इशूज़ हैं। एक इशू है कि अगर ये इंटरेस्ट है ये चार्ज किया जा रहा है, तो ये क्या लॉकडाउन के तुरंत बाद लोगों से एक लमसम अमाउंट में चार्ज किया जाएगा, यानी कि लोगों के अकाउंट से काट लिया जाएगा, या फिर जो एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट है वो बोरोवर के द्वारा मंथली बेसिस में पे किया जाना है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, और आरबीआई की तरफ से भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये मैटर समझने के लिए आरबीआई से क्वेश्चन पूछना पड़ा। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर स्टेट टू डिवाइज अ कॉमन पास सिस्टम फॉर एनसीआर। तो दिल्ली और एनसीआर का जो रीजन है उसमें अलग अलग स्टेट्स आते हैं, जैसे कि दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी हो गई, इसके अलावा राजस्थान का कुछ एरिया, हरियाणा का कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया एनसीआर के रीजन में आता है। तो लॉकडाउन के दौरान दिक्कत लोगों को हो रही है, आम आदमी को हो रही है। अगर कुछ लोग दिल्ली में अपनी जॉब के लिए जाते हैं, या नोएडा या गुड़गांव अपनी जॉब के लिए जाते हैं दिल्ली से, तो जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उनको क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है। कुछ स्टेट्स के द्वारा लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्ट्रिक्ट तरीके से, कुछ स्टेट्स के द्वारा बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, कुछ स्टेट ने ये जो बॉर्डर है ये ओपन कर रखे हैं। तो जो भी आम आदमी है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इसके रिगार्डिंग एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उसी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर स्टेट को इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में एक स्ट्रेटजी डिवाइस करने के लिए बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ऑर्डर्ड सेंटर टू मीट दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा ऑफिसर्स टू डिवाइस ए कॉमन यूनिफॉर्म पास सिस्टम फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन। एक कॉमन मैन है उसको सफ़र नहीं करना चाहिए, ये बोला गया। जो जिस बेंच के द्वारा ये सुनवाई की जा रही थी उसको हेड कर रहे हैं जस्टिस अशोक भूषण, तो उनके द्वारा ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से ऑर्डर दिया गया फॉर कॉमन पास सिस्टम, वन पास रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल 3 स्टेट्स टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन डिफिकल्टी टू कॉमन मैन। एक पास होगा तो उस पूरे एनसीआर रीजन में जो जितने भी स्टेट पड़ते हैं उन स्टेट के द्वारा वो पास से अप्रूव्ड होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, सो दैट जो लोग आने जाने वाले हैं, जो इमरजेंसी, जिनको मेडिकल इमरजेंसी है, जिनको जॉब करने के लिए जाना है, तो उनके द्वारा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्मॉल ड्रॉप इन जॉबलेसनेस इन 2018-2019, ये PLFS की रिपोर्ट में बताया गया। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 6.1 था, और उसको पिछले 45 सालों का हाईएस्ट माना जा रहा था, 6.1 फॉर 2017-18। अब जो नया फाइनेंशियल ईयर है 2018 एंड 19 उसके डेटा आए हैं, और उसमें ऐसा बताया गया है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये थोड़ा सा कम हुआ है, 6.1% से अब ये 5.8% में पहुंच गया है। जो ये सर्वे है इसका नाम है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये सर्वे रिलीज करती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, यानी कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हर एक कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। लेबर फोर्स को डिफाइन किया जा सकता है एज पीपल हु आर वर्किंग और सीकिंग वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क, मतलब ये जो लोग काम करना चाहते हैं अगर उनको काम नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉय बोला जाता है। और लेबर फोर्स की डेफिनेशन है कि
जो लोग काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या जो लोग अवेलेबल हैं काम के लिए, ये सब लेबर फोर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि सारे ऑल कैटेगरीज में ये जो इम्प्रूवमेंट है, मार्जिनल इम्प्रूवमेंट देखा गया है। लेकिन अगर हम वुमेन और रूरल वर्कर की बात करें तो इनमें इम्प्रूवमेंट बाकी कैटेगरी से बेटर है। तो वुमेन का अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हुआ है मार्जिनल, और रूरल एरियाज में भी थोड़ा सा बेटर हुआ है एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। दिस सर्वे है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कैंपेन 6 हेल्दी एयर इवन आफ्टर लॉकडाउन एंड्स। 12 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट की गई फॉर हेल्दी एयर आफ्टर लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के पीरियड में ऑल ओवर इंडिया जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी क्लीन देखा गया। उस लेवल ऑफ एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए और आगे आने वाले सालों में भी ऐसे एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट की गई है, जिस कैंपेन का नाम है साल भर 60। साल भर 60 नाम से ये कैंपेन शुरू की गई है। और 5 जून जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाई जाती है, तो 5 जून को इस कैंपेन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो 5 जून का यूज़ इस प्रोग्राम को एम्पलीफाई करने के लिए किया जा रहा है। और गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखी जा रही है, डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो लेवल है ज़्यादातर शहरों में ये 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा ना पहुँचे। तो ये जो कैंपेन है जिसका नाम है साल भर 60, इसमें 60 क्या डिपिक्ट करता है? 60 बताता है PM 2.5 का लेवल, PM 2.5 का लेवल। ये जो परमिसिबल लेवल है, अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करें तो हेल्दी एनवायरनमेंट में PM 2.5 60 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा PM 2.5 नहीं होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसीलिए इस कैंपेन का नाम भी साल भर 60 रखा गया है। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स के वो फाइन पार्टिकल्स हैं या फाइन पॉल्यूटेंट होते हैं दैट इन्वेड द स्मॉलेस्ट ऑफ एयरवे। ये स्मॉलेस्ट एयर में भी एंटर कर जाते हैं और इनकी सेफ लिमिट 0 to 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। कैंपेन साल भर 60 अनवील्ड बाई हरिद्वार बेस्ड रिद्धिमा पांडे। और इस कैंपेन में सेलिब्रिटीज़, एक्टिविस्ट और सिटीजन्स को साथ में लाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है और डिमांड किया जा रहा है कि क्लीन एयर फॉर ऑल, यानी हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए डिमांड रखी जा रही है इस कैंपेन के द्वारा। इसमें सोशल मीडिया पे इमेजेस फॉरवर्ड की जाएगी और अलग अलग लोगों से, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज़ में काम करते हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे उनके थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा जाएगा गवर्नमेंट को, सो दैट पूरे साल भर जो PM 2.5 का लेवल है वो 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा ना रहे। कैंपेन डिमांड्स दैट गवर्नमेंट पुट इन प्लेस मेजर्स टू इंश्योर दैट PM 2.5 लेवल इन सिटीज़ इज 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि एक सेफ लिमिट है। और ये जो लिमिट है ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ही प्रिस्क्राइब की है। ये जो 60 माइक्रोग्राम की जो लिमिट है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बताई गई है, इसलिए एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और इसके लिए जो भी करना है, गवर्नमेंट को जैसी पॉलिसी लानी है वो लाई जाए, जिससे कि एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट सस्टेन किया जा सके। अगर हम स्पेसिफिक मुंबई सिटी की बात करें तो इसको लिस्ट किया गया है 122 नॉन अटेनमेंट सिटी में। और नॉन अटेनमेंट सिटी वो सिटीज़ हैं जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती हैं। एक बड़े लेवल का पॉल्यूशन मुंबई में नॉर्मली रहता ही है। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड स्कीम CPCB के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई जाती है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? ये CPCB का प्रोग्राम है, जिसके तहत जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट में, उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम CPCB के द्वारा चलाया जाता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत ये बोला गया है कि जो भी एयर पॉल्यूशन है ये 20 से 30% तक कम करना है। तो इसके थ्रू जो 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं इंडिया में, उनमें मुंबई नॉर्मली रहता ही है, यानी मुंबई में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इस कैंपेन के थ्रू उम्मीद की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट पे ये जो अवेयरनेस कैंपेन है ये गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए और गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लाए और उनको इम्प्लीमेंट भी स्ट्रिक्ट तरीके से करे कि जो PM 2.5 का लेवल है वो नॉर्मली 60 से ज़्यादा ना हो।
तो इसमें इमेजेस रिसीव फ्रॉम पीपल अक्रॉस इंडिया विल बी कंपाइल्ड एंड ऑन देयर वेबसाइट। तो ये जो इमेजेस हैं ये अक्रॉस इंडिया लोग शेयर करेंगे, उनको एक वेबसाइट में कंपाइल किया जाएगा, उसका एक कोलाज बनाया जाएगा और उस कोलाज को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री और इवन जो स्टेट के एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट है उन सबके पास इसके रिलेटेड जो इमेजेस हैं और जो भी कंपाइल किया जाएगा वो सब भेजा जाएगा, जिससे कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, वो उन डेटा को समझ के अकॉर्डिंगली अच्छे और अप्रोप्रिएट जो नियम है वो ला सकें, जिससे जो एनवायरनमेंट क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन एटमॉस्फेयर है, उसको मेंटेन किया जा सके। गुड एंड हेल्दी एयर क्वालिटी कैन बी अचीव्ड विथ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ एंड इट्स स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर डिमांड ये भी की गई है कि जो पॉलिसीज़ आएंगी उनका इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसी में नेक्स्ट न्यूज़ है, हाई कोर्ट अलाउज अनमैरिड वुमेन टू टर्मिनेट 20 वीक प्रेगनेंसी। अभी बॉम्बे के हाई कोर्ट ने 23 ईयर ओल्ड वुमेन की 23 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पर एक एक्ट की बात की गई है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971। इस एक्ट में अभी फ़िलहाल में कुछ अमेंडमेंट भी किए गए थे। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर एक्ट परमिट करता है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अप टू 20 वीक्स, यानी कि 20 वीक तक अगर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहता है तो उसको 20 वीक तक ही टर्मिनेट किया जा सकता है। और अगर प्रेगनेंसी 20 वीक के बाद किसी की पहुंच गई है और उसको टर्मिनेट करवाने की ज़रूरत है तो उस केस में कोर्ट की ज़रूरत होगी। कोर्ट के ऑर्डर के बिना 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती। ये इस एक्ट में कानून बनाया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इस केस में अगर 20 ईयर्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, 20 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस केस में एक कमिटी बनाई जाती है हॉस्पिटल के द्वारा। उस कमिटी में क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा अपना ओपिनियन शेयर किया जाता है कोर्ट से। उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट फर्दर इसका डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर भी एक मेडिकल बोर्ड ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी में बोला गया था, जैसा बोला गया था वैसा कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का एक्ट है, विच परमिट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स बियॉन्ड विच कोर्ट हैव टू डिसाइड। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पे। यहाँ पर एक कोल माइन का नाम दिया गया है, सिंगरेनी कोलियरीज। ये इस माइन में अभी माइन एक्सप्लोजन के कारण ये पर्टिकुलर माइन न्यूज़ में है। सिंगरेनी तेलंगाना में है, जो एक कोल माइन है, सिंगरेनी कोलियरीज। तो काफ़ी बार एग्जाम में कोल माइन से रिलेटेड और जो भी मिनरल्स होते हैं उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो सिंगरेनी तेलंगाना में स्थित है और ये कोल माइन है। तो यहाँ पर ये जो माइन में एक्सप्लोजन हुआ है उससे रिलेटेड जो पावर है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के पास होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माइन सेफ्टी से रिलेटेड जो मीज़र हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो सुपरवाइज की जाती हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, विच एडमिनिस्टर्स द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइन एक्ट 1952। तो इंडिया माइंस एक्ट 1952 एक्ट के अकॉर्डिंग DGMS माइन रिलेटेड सेफ्टी को एडमिनिस्टर करता है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम किए जाते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही फ्रेम किए जा सकते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन माइंस में, इन वर्कर्स जो होते हैं उनकी हेल्थ के वेलफेयर के लिए जो बात की जाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे जो कानून बनाने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये जो पॉइंट है वो आते हैं। तो जितने भी लेबर हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो काम है, जो नियम कानून इन से रिलेटेड हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा देखे जाते हैं। DGMS यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी कैरीज आउट मैंडेट ऑफ माइंस एक्ट 1952 एट ऑल माइंस एंड मिनरल प्रोसेसिंग ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में जितने भी माइंस हैं और मिनरल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं, सब में जो सेफ्टी रिलेटेड गाइडलाइंस होती है वो DGMS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी के द्वारा ही सुपरवाइज की जाती हैं। और इसमें किसी माइन का क्या साइज़ है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, किस कम्युनिटी की माइन है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है।
कोई भी माइन अगर होगी तो DGMS के द्वारा ही, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा ही ये सुपरवाइज की जाएंगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है धनबाद झारखंड में। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर होते हैं वो दिल्ली होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है धनबाद झारखंड। और झारखंड उड़ीसा का जो एरिया है, MP छत्तीसगढ़ का एरिया, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर बात करें तो ये जो मिनरल्स है उनका हब माना जाता है, पावर हाउस माना जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और उसमें धनबाद एक मेन लोकेशन है जहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण से माइंस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इस एरिया में होती है। और शायद इसीलिए ये सेंटर भी यहाँ पर धनबाद झारखंड में ही रखा गया है। इसको हेड किया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा। तो ये जो माइन है सिंगारेनी माइन तेलंगाना में, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 11 पे, डिजास्टर्स डिस्प्लेस लैक्स, ऐसा कहा है एक स्टडी में। ये जो स्टडी है इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट निकाली गई है CSE के द्वारा, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में 50 लाख इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट देखे गए हैं। इंडिया हैड 1 in 5 ऑफ ऑल इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट कॉजेज बाय डिजास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड इन 2019। तो 2019 में पूरी दुनिया में जितने डिस्प्लेसमेंट हुए उनमें से हर एक डिस्प्लेसमेंट, हर 5वां इंडिया में हुआ है। और नॉर्मली ये जो डिस्प्लेसमेंट देखे गए हैं डिजास्टर के कारण हुए हैं। ये डिजास्टर हैं जैसे फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट। इन डिजास्टर के कारण ये डिस्प्लेसमेंट बड़े लेवल पे पिछले साल में इंडिया में हुए। इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट निकाली गई है वो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर 2020, जो CSE के द्वारा पब्लिश की गई है। CSE क्या है? CSE एक सेंटर है फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। CSE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट रिलेटेड मुद्दों को हाईलाइट करने का काम करता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। CSE रिसर्च इनटू लॉबीज फॉर एंड कम्युनिकेट्स द अर्जेंसी ऑफ डेवलपमेंट दैट इज बोथ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल। तो CSE का जो फोकस है वो है एनवायरमेंट को मेंटेन करके डेवलपमेंट करना, यानी कि डेवलपमेंट के कारण एनवायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए CSE इन जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च में इन्वॉल्व रहता है। एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए लॉबिंग भी की जाती है CSE के द्वारा। और इवन जो भी अर्जेंसी है डेवलपमेंट की, उसमें एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को, एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट को किस तरह से कंटिन्यू किया जा सके, एक इक्विटेबल एनवायरमेंट को किस तरह से प्रमोट किया जाए, उसको लेकर काम करती है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस लिस्ट में बताया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देयर वर मोर देन 50 lakhs इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और ये डिस्प्लेसमेंट से मतलब है नंबर ऑफ मूवमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ पीपल नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग कई बार मूव किया हो, कुछ लोग कई बार माइग्रेट किए हों। तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट यहाँ पर बताया गया है 50 लाख, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। फ्लडिंग एक बड़ा कारण था 2019 में लोगों के डिस्प्लेस करने का, जिसमें 26 लाख लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। साइक्लोन फानी भी 2019 में आया था, जिसमें 18 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। उसके बाद साइक्लोन वायु आया, उसके बाद साइक्लोन बुलबुल आया 2019 में, उसके कारण भी लोगों को डिस्प्लेस किया गया। ऑन द अदर हैंड ड्रॉट कंडीशन के कारण भी 19 स्टेट्स में करीब 73,000 डिस्प्लेसमेंट देखे गए। तो इनमें से कई डिस्प्लेसमेंट फोर्स थे, और कुछ डिस्प्लेसमेंट में अगर देखें तो लोगों ने जॉब के लिए दूसरी लोकेशंस पे, सिटीज़ में नॉर्मली माइग्रेट किया। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए टोटल डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है। और अगर हम करंट टाइम की बात करें तो कोविड-19 के कारण जो पेंडेमिक आई है, उसके कारण एक बड़े लेवल पर डिस्प्लेसमेंट फिर से इंडिया में देखने को मिला, जो इस पर्टिकुलर नंबर को और कहीं ज़्यादा बढ़ा देगा अगर 2020 को हम कंसीडर करें। इसके अलावा रिपोर्ट में बाकी चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड, वाटर, वेस्ट, एयर, लैंड, वाइल्ड लाइफ और इवन अदर नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड डेटा भी इस रिपोर्ट में रखा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो नेट एरिया है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, वो कम हुआ है, करीब 179 स्क्वायर किलोमीटर कम हुआ है। फॉरेस्ट कवर में भी कमी देखी गई है 38% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में। और
21 रिवर बेड जो बेसिन्स हैं इंडिया में, उनमें भी जो वाटर की है वो स्कार्सिटी देखी गई है, यानी एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो भी देखा गया है 2019 के टाइम में। सीएसई इस रिपोर्ट के अलावा एक मैगजीन भी पब्लिश करती है जिसका नाम है डाउन टू अर्थ मैगजीन। ये एक बहुत बढ़िया मैगजीन है और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी रिलेटेड मुद्दों के लिए इस मैगजीन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और जो लोग यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन मैगजीन है। इवन जीएस के भी कुछ टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन, अगर ज्योग्राफी में कोई इंटरेस्ट रखता है, एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया मैगजीन है, तो काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी होगी। सेंटर लॉन्चेस इंटर्नशिप स्कीम फॉर 25,000 ग्रेजुएट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ स्कीम शुरू की है फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विथ स्मार्ट सिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। और ये करीब 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होंगे, मोस्टली जो टेक्निकल कोर्सेज से होंगे, उनको स्मार्ट सिटी के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उसमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसके लिए जो स्कीम है वो स्टार्ट की जा रही है। However, there is no guarantee that these interns will get paid any stipend। तो अभी तक गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि इसमें कोई स्टिपेंड दिया जाएगा। जो भी इंटर्नशिप करेंगे 25,000 स्टूडेंट्स, टेक्निकल कोर्सेज से रिलेटेड स्टूडेंट अगर इंटर्नशिप करते हैं तो उनको किसी तरह के कोई इंटर्नशिप के स्टिपेंड की बात नहीं की गई है। यहाँ पर सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि स्टूडेंट कैन कम एंड टेक एक्सपीरियंस। लोग जो भी बच्चे हैं वो आएंगे तो उनको इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस से वो वापस इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेडी होंगे। और उसमें स्टिपेंड की अभी तक कोई गारंटी नहीं दी गई। ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था टुलिप नाम से। टुलिप का फुल फॉर्म है अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसको टुलिप नाम से लॉन्च किया गया है, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और इससे रिलेटेड एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। स्कीम इज ए 5-year जॉइंट वेंचर बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो स्कीम का नाम है टुलिप, TULIC, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट वेंचर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 8 वीक से लेकर 1 साल तक, 8 वीक टू 1 ईयर टोटल इंटर्नशिप का टाइम पीरियड दिया गया है। ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE के द्वारा स्टार्ट की गई। वंदे भारत मिशन सेट टू ब्रेक इवैक्यूएशन रिकॉर्ड। वंदे भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था और इस मिशन के तहत कोविड-19 के कारण जो अलग अलग कंट्रीज़ में इंडिया के लोग फंसे हुए थे, प्रॉब्लम में थे, उनको वापस इवैक्यूएट करके इंडिया में लाया जा रहा है। तो अभी तक टोटल 3,48,565 सिटीजन्स ने रजिस्टर किया है वंदे भारत मिशन के अंतर्गत वापस आने के लिए। और इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड है वो वंदे भारत मिशन के कंप्लीशन के लिए इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और फिर इनके वापस आने की जो पूरी व्यवस्था है वो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कराई जा रही है। तो इसने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया और इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को इवैक्यूएट पहले नहीं किया गया था कभी। तो इंडिया के पास्ट में अगर हम देखें तो ऑफिशियली 1990 में एक बड़ा इवैक्यूएशन मिशन पूरा किया गया था और 1990 में एक इवेंट हुआ था जिसमें इराक ने सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में कुवैत पे हमला किया था। तो उस समय इंडियंस को काफ़ी बड़े लेवल पे वापस लाया गया था। ऐसा मानना है कि एयर इंडिया ब्रॉड बैक 1.76 लाख नेशनल्स। एयर इंडिया के द्वारा 1.76 लाख नेशनल्स को वापस लाया गया था और इस बार वंदे भारत मिशन के तहत इससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे। हांगकांग कमोमेरेट्स तियानमेन विक्टिम्स विद विजिल। हांगकांग में तियानमेन स्क्वायर पे जो डेमोक्रेसी का एक क्रैकडाउन हुआ था 1989 में, जो क्रैकडाउन चाइना के द्वारा किया गया था, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उस क्रैकडाउन में मारे गए लोगों को याद किया। तियानमेन स्क्वायर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस इवेंट है और ये जो इवेंट है ये 4 जून को 1989 में हुआ था, जिसमें चाइनीज़ आर्मी ने जो स्टूडेंट्स चाइना में डेमोक्रेसी के लिए एडवोकेट कर रहे थे, डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को एक बड़ी संख्या में जो स्टेट की मशीनरी थी उसके द्वारा उनकी आवाज़ को
दबाया गया और कई लोगों की जान गई इस पर्टिकुलर मसाकर में। हांगकांग एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 जून के दिन किसी भी तरह की मास गैदरिंग को बैन किया था, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ लोगों के द्वारा ये जो बैन है उसको डिफाई किया गया और लोगों ने तियानमेन स्क्वायर की मेमोरी में कैंडल जलाई और उस बैन के अगेंस्ट लोगों ने जाकर ये कमेमोरेशन किया। अभी इस तरह की कई ज़्यादा प्रोटेस्ट हांगकांग में देखे गए हैं। रिसेंटली चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पास करके हांगकांग पे अपना जो कंट्रोल है वो बढ़ाया है और जिसके कारण भी हांगकांग के लोगों में बहुत गुस्सा है और इन लोगों के द्वारा बार बार इस स्टेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हांगकांग 1997 तक ब्रिटेन की टेरिटरी थी। 97 में ब्रिटेन ने चाइना को ये हैंडओवर किया कुछ शर्तों के साथ, लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के बाद इन शर्तों को वायलेट किया गया चाइना के द्वारा, ऐसा यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने भी बोला है और हांगकांग में भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है चाइना के द्वारा वो हांगकांग का 1 कंट्री 2 सिस्टम के बेसिस पे किया जाता था, लेकिन इस नेशनल लेजिस्लेशन के बाद चाइना के पास जो पावर है हांगकांग के एडमिनिस्ट्रेशन की वो कई ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया वॉज $15 मिलियन टू वैक्सीन अलायंस। इंडिया ने 15 मिलियन की जो हेल्प, $15 मिलियन की गावी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए बोला है। गावी एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है जो कई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ साथ में मिलकर इस अलायंस के साथ मिलकर काम करते हैं फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट एंड इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। अगर हम गावी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे तो गावी वैक्सीन अलायंस है जो एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप कहलाती है और इसका गोल है टू इंक्रीज एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्रीज। तो जितने भी गरीब देश हैं उनमें वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना गावी का उद्देश्य है। गावी ब्रिंग्स टुगेदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड डोनर गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है और जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है वो मिलकर गावी में काम करते हैं। इसके साथ ही जो वैक्सीन इंडस्ट्रीज़ है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है और बिल और एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्राइवेट फिलेंथ्रोपिस्ट, इन सारे लोगों का ये ग्रुप है जो वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होती हैं और वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के वर्ल्ड लेवल पर प्रोग्राम होते हैं वो किए जाते हैं। गावी को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है WHO में। WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसमें गावी एक ऑब्जर्वर बॉडी की तरह प्रेजेंट रहती है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके फाउंडर हैं बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसको फाउंड किया गया था 2000 में। तो गावी वैक्सीन रिलेटेड और इम्यूनाइजेशन रिलेटेड जो रिसर्च और जो भी काम है वर्ल्ड लेवल पर उनको सुपरवाइज करने का काम करती है। इसके लिए और कोरोना वायरस से रिलेटेड जो गावी के द्वारा काम किए जाएंगे इसके लिए PM मोदी के द्वारा इंडिया की तरफ से $15 मिलियन कमिट किए गए और ये जो कमिटमेंट है ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में दिया गया जो होस्ट की थी इस बार प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में गावी की जो रिसर्च है और जो कोविड-19 से लड़ने की बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ का कमिटमेंट है उसको रेटरेट किया गया, उसको दोबारा से रिवाइज किया गया। कंट्री हैड एडेड 6 वैक्सीन्स टू इट्स नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू एक्सपेंड प्रोटेक्शन। इंडिया ने अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 6 नई वैक्सीन इंक्लूड की है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यूनाइज किया जा सके। तो गावी एज ए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बॉडी है। यहाँ पर नेक्स्ट बिजनेस न्यूज़ है, इकरा रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो NPAs हैं इंडियन बैंक्स के उसके बढ़ने की बात बताई गई है। बेड लोन्स टू राइज शार्पली और स्पेशली अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो 6 सालों में इनका जो NPA है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। एज पर कंट्री एंटर्स इन अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, जो भी बेड लोन्स हैं इंडियन बैंक्स के दैट आर एक्सपेक्टेड टू राइज शार्पली इन दिस फिक्सल विच कुड लीड टू येट अनदर लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए ये एक बड़ा लॉस हो सकता है। अभी जो इंडिया में अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो 8.6% का NPA है और ये मार्च 2021 में 11.3 से 11.6% तक बढ़ सकता है। तो करीब 3% की जो इंक्रीज़ है वो पॉसिबल है NPAs को लेकर और स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक का लॉस और ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा
अपनी रिपोर्ट में बोला गया है इकरा के द्वारा, जो एक रेटिंग एजेंसी है, और इन लॉस को मीट आउट करने के लिए पीएसबीज को करीब 45,000 करोड़ रुपए से लेकर 82,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे अगले एक साल में। गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि, और जो कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया था वो करीब 10 से 20,000 करोड़ है। लेकिन इकरा की इस रिपोर्ट के बाद ये जो रिपोर्ट बताती है कि केवल 20,000 करोड़ से जो पीएसबी है उनकी स्थिति ठीक नहीं होने वाली है। करीब 80 से 82,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन बैंकों को चाहिए, बिकॉज कोविड-19 के कारण जो अभी इकोनॉमी की कंडीशन है वो बहुत ही वीक है। इसमें बैंकों पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, बैंकों का जो एनपीए है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो ऐसे में बैंक के फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको घटाने के लिए करीब 82,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड है इंडियन बैंकों में। तो ये थी आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।